नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। कोरोना की दवा 2DG को आज लॉन्च कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आपको बता दें कि इस दवा को लॉन्च किया है और जल्द ही ये दवा देश भर में लोगों को मिलने लग जाएगी। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कोरोना की दवा के तौर पर 2DG सामने आई है और जल्द ही आपको बता दें कि सरकार ने बाकायदा इसकी प्लानिंग की है, तैयारी की है कि जो भी कोरोना के संक्रमित लोग हैं उन तक ये दवा पहुंच सके। आज इसको लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ के लैब में तैयार इस दवा को बनाने में करीब 1 साल का समय लगा है। 3 चरण के ट्रायल के बाद इस दवा को आज लॉन्च किया गया है। यह दवा कोरोना को हराने में रामबाण साबित हो सकती है। यह दवा ग्लूकोज की तरह है जिसे पानी में घोलकर आसानी से पिया जा सकता है। अभी यह दवा अस्पताल में मरीजों को ही उपलब्ध होगी। सेंस ऑफ प्राइड सबसे जबरदस्त ये फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे लें, जितना भी पैसा दे लें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारे जो काम हुआ है, मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे ही रक्षा मंत्रालय के ही वो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं। सचमुच मुझे लगता है कि उसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है। और इन्हें जिन्हें करना चाहिए, राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर रेंज डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई वेव आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे, इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन की समस्या थी, काफी हद तक हम लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको भी काफी हद तक अब हम लोगों ने रेगुलाइज कर लिया है। अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी कहीं पर नहीं आ रही है। तो मैं इस समय पर सेक्रेटरी हेल्थ, जब राजेश भूषण जी के भी प्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री जी की एक मीटिंग में देखने का अवसर प्राप्त होता है और उस माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। मेडिसिन को लेकर भी अब कोई चैलेंज हमारे सामने, कोई मेजर ऐसा शेष नहीं बचा है। आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, क्रायोजेनिक टैंकर, यह सब सारी चीजों की कितनी कमी थी आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, बराबर कुछ न कुछ इस प्रकार की खबरें मिलती रहती थी। और
कुछ लोगों की आलोचना का शिकार भी सरकार को होना पड़ता था, लेकिन इन सब सारी समस्याओं का समाधान सबके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा यह हुआ है, और यह कहते हुए मुझे सचमुच बेहद खुशी हो रही है। अब ऑक्सीजन के संबंध में मैं देख रहा था कि 17 मई को यहां पर हमारे पास 4,739 मेट्रिक टन ऑक्सीजन थी। आज हमारे पास मोर देन 9,500 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन है, और इससे भी आगे ये बढ़ने वाली है। कोविड की टेस्टिंग भी काफी बढ़ी है, काफी इसको हम लोगों ने बढ़ाया है। एग्जैक्ट फिगर तो, क्योंकि रोज ये फिगर बढ़ रही है, एग्जैक्ट फिगर बताना तो संभव नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि यह टेस्टिंग और आगे बढ़नी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर यह टेस्टिंग का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी और ये सब जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आवश्यक जो टेस्टिंग किट्स हैं, टूल्स हैं, वह देकर उनको एम्पावर किया जाना चाहिए, ताकि वह भी टेस्टिंग के काम में लग सकें। मेडिकल ऑक्सीजन में भी तेजी के साथ जब बढ़ावा आया है, अब उसकी भी शॉर्टेज नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ ही है। जहां तक रक्षा मंत्रालय का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि रक्षा मंत्रालय भी इस कोविड पैंडेमिक के चैलेंज के दौरान अपनी बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सारे देश को इस बात की जानकारी भी है। अब जैसा डॉक्टर साहब बतला रहे थे, हमारे DRDO के द्वारा कई स्थानों पर जो कोविड हॉस्पिटल्स भी खोले गए हैं, आगे भी लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। जब मैं इस कार्यक्रम में आने वाला था, उसी समय सिक्किम के भी चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि हमारे सिक्किम में भी एक कोविड हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन किसी न किसी स्टेट से चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट न आती हो कि कोविड हॉस्पिटल्स जहां भी बने हैं बहुत ही प्रभावी तरीके से और अच्छी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ भी खुलना चाहिए, यह उनके द्वारा मांग होती है। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि 2DG दवा को लॉन्च के मौके पर संबोधित कर रहे थे। वैज्ञानिकों की तारीफ की उन्होंने, DRDO की तारीफ की, किस तरह से वो इस पीरियड में लोगों की मदद कर रहे हैं और कितनी कड़ी मेहनत वो लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से, जहां पर आपको बता दें कि मालगाड़ी डिरेल हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी डिरेल हुई है, ये अपडेट हमारे पास आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि सहारनपुर में बड़ा हादसा होने से टला है। फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी के 3 वैगन डिरेल हुए हैं। अंबाला से बिहार जा रही थी ये स्पेशल ट्रेन। मौके पर पहुंचे हैं अंबाला डिवीजन के DRM। राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। हादसे से कई ट्रेनों के रूट वहां पर बदले हैं। बातचीत करने के लिए देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कब तक ये रेल रूट सुचारू रूप से शुरू हो पाएगा? अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये घटना सुबह 4 बजे की है और यह फूड रिलीफ स्पेशल ट्रेन अंबाला से चलकर कटिहार बिहार के लिए चली थी, और ये सहारनपुर में जैसे रेलवे स्टेशन है उसको एंटर करता है, मेन लाइन से दूसरी लाइन पे, लूप लाइन पे जाती है। वहां पर ये डिल हुए हैं 4 वैगन में। उसके कारण से पूरा रूट जो है बाधित हो गया है, जिससे जो ट्रेनें हैं उसका रूट डायवर्जन करना पड़ा है। वो ट्रेनें पानीपत, अंबाला से पानीपत होते हुए दिल्ली निकाली जा रही हैं, और DRM अंबाला डिवीजन वो सहारनपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने पूरे वाकये को देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी रूट को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 से 3 बजे के आसपास ये रूट दोबारा से चालू हो पाएगा। अनुपम, देवेश, क्या कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया या सिर्फ रूट ही डाइवर्ट किए गए? कौन कौन सी ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए, कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? अनुपम, ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अधिकांश जो ट्रेनें थी दिन में जो ट्रेनें थी, क्योंकि ट्रेनें कोविड काल में वैसे ही कम चल रही हैं, उनको डाइवर्जन वाया पानीपत दिल्ली कर दिया गया है। जी अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिलों का ताबड़तोड़ दौरा लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो कोविड कमांड सेंटर में व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी वहां पर कदम उठा रहे हैं उनको जांचेंगे, परखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या मेरठ की बात करें, वहां पर कल मुख्यमंत्री ने पहुंच करके व्यवस्थाओं को देखा था। आपको बताएं कि सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:20 पर पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 1:30 बजे कार से सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 2 बजे इनका समय आरक्षित रखा गया है। 2 बजे सीएम कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और ये पूरा कार्यक्रम है। उसके बाद आपको बता दें कि 3:45 बजे मीडिया को भी ब्रीफ करना है। 4:30 बजे स्थानीय भ्रमण के बाद 4:30 बजे वायुसेना स्टेशन से वो सरसावा से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। और बातचीत करने के लिए विनेश पवार हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विनेश, मुख्यमंत्री का दौरा है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं और कहां कहां पर मुख्यमंत्री को जाना है? देखिए, तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं पहले से ही, और जैसे ही तय कार्यक्रम था कि 11 बजे तक मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंचा है। हालांकि अभी तक पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरा है, उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री ही इस हेलीकॉप्टर में है। और उसके बाद जब मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री, उसके बाद सबसे पहले कलेक्ट्रेट स्थित जो कोविड सेंटर है उसका दौरा करेंगे। दौरा करने के बाद एक बैठक करेंगे जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे और उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं, कुछ गांव चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। मंडी थाना क्षेत्र के गांव पचेंडा है, मुस्ताबाद है और अन्य 2-3 गांव जो चिन्हित किए गए हैं उसमें भी मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं। जी हाँ विनेश, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले कई जिलों में मुख्यमंत्री दौरा किया, तो कई ग्रामीण इलाकों में भी वो गए हैं, वहां पर लोगों से बात की है, और अफसरों में किस तरीके से हड़कंप आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, हड़कम इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दीवारें काफी समय से रंगाई पुताई नहीं हुई थी, और जैसे ही जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं मुजफ्फरनगर, और उसके बाद से ही दीवारों पर रंगाई पुताई का कार्यक्रम और साफ सफाई व्यवस्थाओं का कार्यक्रम बस्तूर जारी है। और लगातार ये कार्यक्रम, जब से जानकारी मिली थी कार्यक्रम मुजफ्फरनगर आने का मुख्यमंत्री का पहुंचा था, तभी से ही अधिकारियों में हड़कम था और लगातार सभी तैयारियों में जुटे हुए थे। आज जिस तरह से अन्य जनपदों में भी मुख्यमंत्री गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों में भी उन्होंने दौरा किया है, तो उसको देखते हुए मुजफ्फरनगर में भी कई गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसमें विनेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री, आप जैसे बता दें कि जो भी कार्यक्रम है उनकी स्वागत है। ब्रेक के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स को लेकर निशाना साधा है और राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आपको बता दें कि अपनी बात लिखी है और इसमें लिखा है कि वेंटिलेटर्स को लेकर के उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री केयर्स के वेंटिलेटर और पीएम में कई समानताएं हैं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार हुआ है, दोनों ही अपना काम करने में फेल हैं और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है, ये यहां पर बात कही गई है। तो राहुल गांधी ने आपको बता दें कि वेंटिलेटर्स को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि पीएम केयर से खरीदे गए वेंटिलेटर को लेकर के उन्होंने कहा कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और पीएम में कई समानताएं हैं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार हुआ है, दोनों ही अपना काम करने में फेल हैं और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। ये बात यहां पर राहुल गांधी यानी कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने यहां पर ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है और इस बात को लिखा है। खबर कानपुर से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक की गुंडई सामने आई है। मास्क न लगाए होने पर विधायक वहां पर पुलिस से उलझ गए और पुलिस के साथ उन्होंने हाथापाई की है। कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी का यह पूरा मामला है, जो वहां पर पुलिस से हाथापाई उन्होंने की है। आपको बता दें कि विधायक जी मास्क नहीं लगाए हुए थे, जिस पर पुलिस ने उनको वहां पर रोका और इसके बाद जाकर के पुलिस पर हमला करने की कोशिश की गई है। पुलिस के साथ भिड़ते हुए वहां पर दिखाई दिए, हाथापाई करते हुए विधायक इरफान सोलंकी दिखाई दिए हैं। मास्क न लगाने पर पुलिस से वहां पर विधायक भिड़ गए। विधायक इरफान ने वहां पर मास्क नहीं लगाया हुआ था
और यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की गुंडई सामने आई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।